उस वक़्त इतना मटीरियलाइज़ नहीं था कि सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम भी कुछ होता है। पहली बार यूपीएससी को लेकर सीरियस कैसे हुआ? टीचर्स तो उन्होंने मुझे कहा कि यूपीएससी का सिलेबस उठाओ पहले। तो जब मैंने उठाया वो सिलेबस तो इट वाज़ सो एग्ज़ॉस्टिव। 1-2 हफ़्ते शॉक में चले गए। कितना अटेम्प्ट दिया आपने यूपीएससी का? मेरा 5th अटेम्प्ट था ये। सेल्फ डाउट्स हुए हैं कभी आपको अपने आप के ऊपर? कभी नहीं था सेल्फ डाउट। आई थिंक इट वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। मोर वुमेन मस्ट बी एम्पावर्ड। द रूट टू एम्पावरमेंट गोज़ थ्रू एजुकेशन। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तक यूपीएससी टॉपर के साथ पॉडकास्ट में कई सारे टॉपर्स की स्टोरीज आपने जानी है। आज इस एपिसोड में हम एक नई स्टोरी, नई कहानी के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिस अरीबा सागिर जी से, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 253 रैंक हासिल की है। इनसे हम बात करेंगे इनकी यूपीएससी स्ट्रैटेजीज के बारे में, क्योंकि ये साथ साथ एक यूपीपीसीएस में भी सिलेक्टेड रहे हैं, साथ साथ में प्रिपरेशन की है। साथ ही ये इनका 5th अटेम्प्ट था जब पहली बार उन्होंने मेंस इंटरव्यू क्रैक किया, और 5th अटेम्प्ट में इनको फाइनली एक सक्सेस जाके मिली है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी ऐसे दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरीबा मैम, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। Thank you so much for inviting me on this platform. आई एम ग्लैड एंड एक्साइटेड टू होस्ट यू टुडे। कैसे हैं आप? I'm good, doing very well, and still celebrating my success. लाइक क्या कुछ हुआ रिजल्ट के बाद? जब से रिजल्ट आया तब से क्या चेंजेस हुए लाइफ में? हाउ आर यू फीलिंग? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो ये है कि फ़ोन कॉल्स आना बंद ही नहीं हो रहे हैं, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी, फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, एंड जस्ट लाइक trying to sink in that feeling, and at the same time it is a feeling like my childhood dream has finally been manifested and it has been realized. तो मुझे सबसे ज़्यादा बेहद खुशी है कि एक जो जब मैं स्कूल में थी तो जो एक ड्रीम देखा था तो वो एक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वंडरफुल। तो आपने स्कूल लाइफ से ही स्कूल में डिसाइड कर लिया था दैट यू वांट टू अपीयर इन सिविल सर्विस एग्जाम? उस वक्त इतना मटीरियलाइज नहीं था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कुछ होता है। ये था कि हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, एंड आई एम अ पर्सन हु नेवर रैन आफ्टर मनी। तो मुझे ये था कि कुछ करना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है कि सोसाइटी में एक ऐसा लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करना है जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। इनफैक्ट जब मैं अपने ग्रेजुएशन कर रही थी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट में जॉब्स भी मिली, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, और अच्छे पैकेजेस ऑफर हुए, बट आई ड्रॉप्ड इट। मैंने एक भी जॉब नहीं की क्योंकि मुझे था कि मैं अगर इसमें चली गई इस फील्ड में तो वो प्योरली टेक्निकल है, और दो मेरे पास टेक्निकल स्किल्स हैं लेकिन मैं उसको सोशल इम्पैक्ट के लिए नहीं यूज कर पाऊंगी। राइट। तो आई ड्रॉप्ड इट, और 2 से 3 साल मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग की ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए, लेकिन वही प्रोजेक्ट्स उठाए जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो आई वाज वेरी चूजी इन सेलेक्टिंग दोज प्रोजेक्ट्स। नाइस। तो आई वर्कड विद बिहार गवर्नमेंट। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मेरे, तो उसमें एक सोशल एंगल जरूर रहता था। ओह, आई एम सॉरी, मैं वीडियो के बीच में ही आ गया, बट हियर इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। एंड व्हेन डिड यू गेट सीरियस अबाउट द एग्जाम? मतलब पहली बार यूपीएससी को लेकर सीरियस कैसे हुए? और आपने यूपीएससी और यूपीपीएससी साथ में किया है, तो पहले पूरा एक काम करते हैं, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। कैसे आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कुछ हुआ? ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आई स्टार्टेड लाइक आई वेंट टू अ कपल ऑफ टीचर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि यूपीएससी का सिलेबस उठाओ पहले, तो दैट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया एज टू हाउ यू हैव टू गो अबाउट। तो जब मैंने उठाया वो सिलेबस तो इट वाज सो एग्जॉस्टिव कि वही शॉक में 1-2 हफ्ते शॉक में चले गए। उसके बाद ये हुआ कि मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्योंकि वो मेरी फील्ड थी, और अभी भी जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, दैट्स माय पैशन, तो वो मेरी हॉबी है। अभी भी करेंटली आई एम लर्निंग पाइथन।
नाइस। वो मैं करती रहती हूँ। तो उसमें मैंने 2-3 साल दिए, फिर मैंने 2017 के एंड में मतलब 2018 कह सकते हैं, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज़ वेल एज़ पीसीएस, यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली, ठीक है। क्योंकि दोनों के जो सिलेबस थे वो मोर और लेस एक जैसे थे, तो आई थॉट Okay. कि ओके सेम ऑप्शनल एंड सेम काइंड ऑफ सिलेबस वुड हेल्प मी। फिर यूपी पीसीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया 2018 में। स्टेट टैक्स जॉब में स्टेट टैक्स ऑफिसर का डेजिग्नेशन मुझे ऑफर हुआ। Okay. फिर साइमल्टेनियसली व्हाइल मैनेजिंग जॉब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एंड दिस ईयर आई क्वालिफाइड। कितने अटेम्प्ट दिए आपने यूपीएससी का? मेरा 5th अटेम्प्ट था ये। ओके। और 5th अटेम्प्ट में पहली बार आपने मेंस विद 5th दिया? अटेम्प्ट में पहली बार था ये। नाइस। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? डिड योर फैमिली लाइक, आप जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तब यू टोल्ड मी कि आपके भैया भी यूपीएससी रैंक 5 रह चुके हैं इन 2006। मेरे ब्रदर जो है वो ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन throughout, not just for civil services, but as in dealing with the different matters of life, challenges of life. तो क्योंकि वो सबसे बड़े हैं घर में और मैं सबसे छोटी हूँ, तो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम एज लाइक माई फादर। तो उन्होंने यूपीएससी 2006 में ऑल इंडिया रैंक 5 क्वालिफाई किया था। ओके। तो ही हैज बीन DMs of various districts in UP and currently is special secretary in Lucknow. So he has guided me all through. नाइस। अच्छा, जब जैसे एज यू सेड कि 4 बार प्रीलिम्स नहीं निकला बैक टू बैक, ऑल्दो यू आर ऑलरेडी सेटल विद यूपीपीसीएस वाला जॉब की एक जगह पे आप हो सेटल हो चुके हो लाइफ में, बट डिडंट यू फील लाइक कि यार 4 अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, फिर आप 5वां देने जा रहे हो, तब क्या आपको वो मोमेंट नहीं लगा कि अब भी अगर मैं देती हूँ और फिर से नहीं हुआ, तो क्या यूपीपीएससी से कभी आपको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील नहीं हुआ कि यार ये एग्जाम बनी है नहीं बनी है मेरे लिए? डेफिनेटली मुझे ऐसा ये कहना कि ये मतलब एक नाउमीदी डिप्रेशन नहीं होता, दैट इज बाउंड टू हैपन इफ यू आर स्टडीइंग, दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। तो एक ही रहता था, एक फियर ऑफ लाइक नॉट गेटिंग योर नेम ऑन द लिस्ट, वो हमेशा रहता है। और इट्स व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डील विद इट, हाउ यू मैनेज दैट स्ट्रेस। तो मुझे ये हमेशा था कि कुछ बड़ा करना है एंड I was not ready to give up on my dreams. सबसे बड़ी बात ये थी। एंड जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए भी यही मैसेज दूंगी कि डोंट सेटल इन लाइफ। ये जो कंटेनमेंट सीकिंग बिहेवियर होता है हमारा कि चलो ये मिल गया बस बहुत हो गया, राइट। कंटेनमेंट नहीं सीख करना चाहिए। वाई नॉट दिस, वाई नॉट बिगर ड्रीम्स। तो ये चीज मेरे अंदर भी थी, तो मैंने उस प्रिपरेशन को नहीं छोड़ा। थ्रू दिस टाइम डिड यू हैड लाइक सेल्फ डाउट्स हुए हैं कभी आपको अपने आप के ऊपर कि मैं कर पाऊंगी या शायद मैं नहीं बनी हूँ यूपीएससी के लिए? डिड यू हैड दैट फीलिंग? सेल्फ डाउट नहीं था, कभी नहीं था सेल्फ डाउट। ये था कि देयर इज समथिंग लैकिंग इन माय स्ट्रेटजी एंड आई हैव टू करेक्ट इट। ओके। व्हिच मींस यू हैव एनालाइज्ड इट। यस, आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट मी, आई हैव टू बी देयर। तो एक्चुअली वो एक स्ट्रेंथ भी बनाता रहा कि एक कांस्टेंट मोटिवेशन रहा। क्या एनालाइज किया है जब आपके बैक टू बैक पेपर्स नहीं हो पा रहे थे क्रैक, ऑल्दो यू वर सेटल, कि वो चीज़ है कि आपके पास में प्लान बी या बैकअप ऑप्शन है जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, है ना? तो क्या चीज़ आपने एनालाइज किया कि क्यों बार बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था? ये मैं आपसे इस पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट नहीं क्रैक कर पाते कभी यूपीएससी को। उस पर्सपेक्टिव से बताइए। मेरे लिए पर्सनली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूपीएससी मेंस मुझे कभी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, क्योंकि लिखना मेरी आदत थी, तो मैं लिखने में मतलब आई एंजॉयड राइटिंग। एंड प्रीलिम्स में ये था कि इट इज अ गैम्बल, नो जस्ट 100 क्वेश्चंस एंड यू आर स्टडीइंग लाइक बुक्स, पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ बुक्स। तो उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो इट इज मोर लाइक कि कौन सा क्वेश्चन आए, बट यस देयर इज अ स्ट्रैटेजी। इट्स नॉट लाइक वेरी हेवायर, देयर इज अ स्ट्रैटेजी टू इट। और मैंने हर अटेम्प्ट में ये रियलाइज किया कि व्हाट पोर्शन एम आई मिसिंग आउट ऑन। ठीक है। बट मेरे साथ ये था कि बिकॉज आई हैड टू मैनेज जॉब, so maybe in earlier attempts I was not able to give my 100% to it, but when I found that I am like more or less settled in this job and I'm able to work and balance my work and my life and my preparation, then I think this was the best attempt. ओके। कितने टाइम, कितना हाउ वुड यू डिसाइड योर टाइम फॉर स्टडी? क्योंकि जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलरेडी आपको 8 से 9 घंटे एक डिपार्टमेंट में देना है, Right.
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके साथ में टाइम मैनेज कैसे किया है आपने? I think it was the biggest challenge during my preparation because people all around me were very encouraging, very supportive. But the thing is, जैसे जो बच्चे पूरी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव वन पॉइंट एम इन लाइफ कि आप सुबह उठे, यू हैव टू कंप्लीट योर ऑप्शनल, यू हैव टू कंप्लीट योर दिस सब्जेक्ट दैट सब्जेक्ट. मेरे साथ ये था कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, एंड दैट टू इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. You have whole set of responsibilities राइट. which are like waiting for you every day. तो मुझे था कि जो ट्रैवल टाइम था, जैसे मेरा ऑफिस गाजियाबाद में है, ठीक है. तो when I used to travel from my home to office and office back to home, that time I utilized the most because I had that set ready. Like मेरी कार में वो चीजें रहती थी कि ये मुझे 1 hour में प्रिपेयर करके करना है. ओके. Even if I got some calls during that journey, I used to say, okay, I will talk to you after once I reach my office. राइट. तो मुझे ऐसा लगता था वो 1 घंटा जो है या वापसी का भी आप मिला लें 2 घंटे जो है वो मेरे वेस्ट ना हो, तो वो मैं सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती थी. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द टाइम. बिल्कुल. अगर कोई एस्पिरेंट आज तैयारी कर रहा है, ऑफ कोर्स आपके पास में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में बात करें, क्योंकि तैयारी सब कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो या तो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर साथ में कोई जॉब नहीं है, बट स्टिल दे आर फेसिंग टाइमिंग इश्यूज. ऑन दी अदर हैंड आप जॉब भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम है पढ़ने का, बट मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, या जितना टाइम देना चाहिए किसी सब्जेक्ट को उतना नहीं दे पा रहे हैं. तो हाउ शुड दे वैल्यू टाइम? आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोग का मैं इंटरव्यू भी पढ़ती थी कि उन्होंने जॉब के साथ ही एग्जाम निकाला है, तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी कि व्हाई नॉट मी. तो इट्स ऑल इन द माइंड. आपको अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, क्योंकि हर एस्पिरेंट की एक अलग रिटेंशन कैपेसिटी है. हर एस्पिरेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है. कोई भी 2 एस्पिरेंट सेम नहीं है. राइट. तो उसको एनालाइज करना कि वीक पॉइंट्स को ज्यादा हैमर करना है, ज्यादा टाइम देना है. फॉर मी, बिकॉज आई केम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरे लिए इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई हैड नेवर स्टडीड इकोनॉमिक्स. सो माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज ऑल्सो अ प्रोफेसर इन ऑफ इकोनॉमिक्स. सो आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम हर, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल्सो. तो उनसे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने कोचिंग में पढ़े थे, तो उससे मिला के हो गया मेरा इकोनॉमिक्स कवर. बट इट ऑलवेज यूज टू बी माई लाइक एक्लीज हील कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट फाइन, इफ देयर इज अ वीक पॉइंट, देयर वर सर्टेन स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑल्सो. लाइक पॉलिटी, आई एंजॉयड रीडिंग. वो मुझे कभी सब्जेक्ट लगा ही नहीं, ऐसे बर्डन लगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटी होगा तो करके दिखा देंगे. ज्योग्राफी वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट. तो हर एस्पिरेंट को पहले तो ये डिसाइड करना है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और वीक एरियाज क्या हैं. जैसे बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, है ना, यू हैव टू एनालाइज दैट वे. उसके बाद आप एक पेपर पे लिख लिए, ठीक है, और फिर आप टाइम उसके हिसाब से डिवाइड करिए कि स्ट्रॉन्ग एरियाज को अगर आप कम टाइम भी देंगे तो इट विल बी ओके, चलेगा. हाँ. बट वीक एरियाज को आपको हैमर करना है. उसको आपको ऐसा बना लेना है कि at least, if not like you're the master of that subject, but you are at least able to do certain questions which are being asked. You are able to write your papers in mains. So that was the whole idea. तो आपको टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है, तभी आप मैनेज कर सकते हैं. एंड बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग हेल्प करता है कि लेट्स से अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेट्स से अगर मैंने अपना एक 6 to 8 आज से टाइम ब्लॉक कर दिया कि दिस टाइम आई विल ओनली डूइंग दिस स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं. टाइम ब्लॉकिंग कितना जरूरी है इस एग्जाम के लिए? आई थिंक दैट इज अ सेंटर ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज अगर आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक वाइज जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अगर आपने टाइम ब्लॉक नहीं किया तो डेफिनेटली लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस विल क्रीप इन. तो एक तो सोशल मीडिया और फोन, इन सब चीजों से, तो ये तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. इफ यू आर लाइक beginning this preparation, then this thing is like for taken. It's taken that आपको फोन और सोशल मीडिया छोड़ के आना है, या आपका फ्रेंड सर्कल है तो you have to leave them, you have to say bye bye to them, because these two things cannot go along. Right.
यूपीएससी एग्जाम का बेस्ट पार्ट्स क्या लगे? एज यू सेड कि पॉलिटी और ज्योग्राफी को आपने एंजॉय किया है, बट इस एग्जाम पूरी प्रोसेस की बात करें तो क्योंकि अलॉन्ग विथ जॉब फिर फैमिली, उसके बाद थर्ड पे आता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन। इस एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या किया है आपने? मैंने एक्चुअली पूरी जर्नी एंजॉय करी, क्योंकि ये जो एक यूपीएससी की जो जर्नी होती है, आई थिंक एवरी एस्पिरेंट विल अग्री टू इट, एक बहुत ही एनरिचिंग जर्नी होती है. इट एनरिचेस योर नॉलेज, सो लॉट ऑफ नॉलेज बिल्डिंग हैपेंस. सेकेंड इज योर एंटायर पर्सनैलिटी इज मेड ड्यूरिंग दिस एग्जाम. यू गेट टू नो दैट आपको किस तरह से सोचना है, व्हाट शुड बी योर ओपिनियंस. एट टाइम्स जब हम छोटे थे तो एक ये होता था कि इस टॉपिक पे मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए, एंड वी यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज कि मैं प्रो बोलूं कि अगेंस्ट बोलूं कि मैं क्या बोलूं. राइट। बट व्हेन यू गेट इनटू दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, आपके इतने सॉलिड ओपिनियंस होते हैं हर चीज को, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर राइट ओपिनियंस. सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है. मतलब अगर आपने प्रिपरेशन के टाइम पे सॉल्यूशंस की बात, जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, Right. तो आप वो अप्रोच सीखकर अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं. राइट। तो एंटायर पर्सनालिटी गेट्स लाइक इल्यूमिनेटेड. नाइस। यूपीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और बात करने के पहले मैं चाहता हूँ कि हम फीमेल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें. एक फीमेल्स को लेकर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. आई हैव अ लाइब्रेरी इन इंदौर. वहाँ पे मैंने कुछ फीमेल्स को देखा है जब मैं उनसे बात करता हूँ, और साथ में मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स है जो मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, या आज जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो मैंने फीमेल्स के अंदर जनरली देखा है कि उनको कंपैरेटिवली टू मैन, फीमेल्स ज़्यादा एंशियस हो जाती है एग्जाम प्रेशर को लेकर. क्योंकि मेल एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है थोड़ा सा कूल रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आई वुड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेल थोड़ा सा बाहर सोशल सोसाइटी में थोड़ा सा सोशल हुए होते हैं. फीमेल्स थोड़ा सा एंशियस हो जाती है बार बार कि एग्जाम होगा नहीं होगा, स्पेशली जब प्रीलिम्स पास आता है या मेंस पास आता है उस टाइम पे. उस एंजाइटी से कैसे लड़ना चाहिए? आई थिंक फीमेल्स आर बेटर मैनेजर्स. तो वो हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं. हमने अपनी मदर्स को देखा है बचपन से. मतलब इतनी मल्टीटास्किंग, तो मतलब मैंने अपनी मदर से ज्यादा किसी को भी नहीं देखा कि इतना मैनेज करना हर चीज को. तो मुझे लगता है कि बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसे प्रेशर्स बिल्ड करती है कि ओके, यू हैव 1 ईयर, यू हैव 2 इयर्स टू डू व्हाटएवर यू वांट, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद आपको ये वाली जॉब करनी है. तो एक ये प्रेशर मेल्स पे नहीं रहता, ये फीमेल्स पे रहता है. तो आई थिंक जो आप ये बात कह रहे हैं कि एंजाइटी वाली, दैट इज ड्रिवन फ्रॉम हेयर. बट मैं अभी भी देखती हूँ कि, और मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इस एग्जाम के पीछे एक ये भी चीज थी, and the motivation behind leaving my technical jobs and coming to this field was I wanted to see women more in this premier section of society. Like when I see girls, they usually top in 10th class, 12th class, all the results. Yes. सारा dominated होता है girls का. Right. लेकिन वो चीज हायर एजुकेशन में कम हो जाती है, और तो उसके drastically बाद कम होती है. बिल्कुल, और हायर एजुकेशन के बाद वर्क प्लेस पे गायब हो जाती है. अगर है भी तो बहुत कम. अब दिखने लगी हैं लड़कियां, बट वो कम हो जाती हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन? व्हाई दैट एजुकेशन इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एम्प्लॉयमेंट? वो कौन से फोर्सेस हैं जो आपको पुल कर रहे हैं? तो मुझे ये विमेन एस्पेक्ट पे हमेशा मेरा एक वो था कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ. इनफैक्ट आई हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग उर्दू पोएट्री. Okay. सो उसमें भी मैंने बहुत विमेन ओरिएंटेड शायरी पढ़ी है. तो इफ यू अलाउ मी, आई वांट टू लाइक नरेट अ फ्यू लाइंस. देयर इज अ वेरी फेमस पोएट हु बिलोंग टू आजमगढ़, कैफी आजमी. Okay. So he wrote a couple of lines on women, and that too in early 1950s or something. So that is relevant till today. So I'll just read an excerpt from his nazm, Please. Aurat. His nazm is Aurat. So it goes like, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं. जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं. नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं. उड़ने खुलने में है निखत, हमें गेसू में नहीं. जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं. उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. So that is relevant till today. Right. And you have to get yourself away from all the kind of
कंडीशनिंग विच द सोसाइटी हैज डन टू यू कि एक औरत को ऐसा होना चाहिए, ये Yeah. चाहिए, व्हाई आर यू टेलिंग मी कि कैसा होना चाहिए? So I think more women must be empowered, and the route to empowerment goes through education. एंड हाउ डू यू फील कि इसको अगर हमको बढ़ाना है और ज़्यादा एज अ सोसाइटी, अगर वी नीड टू, क्योंकि आई फील कि सोसाइटी बनी हम लोगों से ही है, आपसे या जो हमारी ऑडियंस है या ऑडियंस के आसपास के लोग, तो अगर इस चीज़ को हमको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना है कि फीमेल की लीडरशिप थोड़ी ज़्यादा हो इस एरिया में, Right. व्हाट आर द की सॉल्यूशंस? I think more women presence in the higher echelons, क्योंकि जब उन्हें लीडर्स मिलते हैं तो जो यंग गर्ल्स हैं वो आगे बढ़ती हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं पेरेंट्स और जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे भी मैं आई विल दरख्वास्त करूँगी मैं कि वो बेटियों के जो पढ़ाई में रोड ब्लॉक मत बने। मतलब इफ शी वांट्स टू स्टडी, इफ शी वांट्स टू गो फॉर हायर एजुकेशन, शी शुड गो। राइट. I will just tell you an incident from my home itself. Like one of my sisters, she lives in America. So just 2 years back, she completed her MSW and she was working in Delhi government. So she came she sat one day with all of us and she said to mummy papa that मुझे research करना है on war refugees and I have to go to America. ओके. So सबने like पापा मम्मी को छोड़ के एंड सबने डिस्करेज किया कि अरे वहां कहाँ जाओगे, वॉर जोन्स में कैसे काम करोगे, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग? बट माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, he said that go wherever you want to go and chase your dreams. Chase your dreams, and that just stuck in my mind. Chase your dreams. आपको कहीं भी ले जाएंगे वो dreams. Go there and make a life for yourself. And she just started applying for it, and she has been living in America for the past 2 years. She's doing tremendous job there. वाओ, वेरी नाइस. एक चीज़ अगर इस पे हम बात करें कि जस्ट एज यू सेड कि इसकी 2 चीज़ें मैं समझ पाया हूँ कि चेज़ योर ड्रीम्स वाली लाइन, एंड इट इज़ सच एन इम्पैक्टफुल लाइन. बट अगर कोई लेट्स से अगर इफ देयर इज़ अ फीमेल इन एनी हाउस और वो चाहते हैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना अपने ड्रीम को चेज़ करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हाउ शुड दे कन्विंस देयर पेरेंट्स? आई थिंक कन्विंस तो करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं भी कन्विंस कर पा रहे हैं तो बिकम अ लिटिल इंडिपेंडेंट. मतलब ठीक है, स्कूलिंग हो गई, ग्रेजुएशन आप कर लिया, तो उसके बाद आप अपनी रास्ता बनाइए. ठीक है. तो मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इवन इफ एट टाइम्स यू हैव टू गो अगेंस्ट योर फैमिली, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज को मैं जानती हूँ जहाँ पे बिल्कुल खुद पेरेंट्स एक रोड ब्लॉक बन जाते हैं. राइट. कि ओके इट इज आवर प्रेस्टीज और ये, और वो आप ये नहीं कर सकते. तो कहीं ना कहीं से तो वो चेन को कट करना है. एंड फॉर दैट यू नीड टू गो अगेंस्ट, और समझाना पड़ेगा. यस, whoever is like standing against your dreams, तो आप उसके जाइए, अगेंस्ट चाहिए. ओके. और अगर किसी लड़की के पेरेंट्स इस वक्त अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं यहाँ तक, या मे बी इसकी अगर कोई रील बनती है और वो उन तक पहुँचती है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं बस ये कहूंगी कि इफ यू वांट एम्पावरमेंट फॉर विमेन इन जनरल, व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम. आपको ये अच्छा लगता है कि अच्छा किसी की बेटी उसने ये अचीव किया है, आपको अच्छा लगता है कल्पना चावला became the first Indian woman to go to space, but why not your own daughter, why not your own sister? Right. ये क्यों कि कोई विमेन तरक्की करे वो दूसरे घर की हो. So start from your home, help her and motivate her, and don't do that conditioning कि ये तुम तो पराया धन हो and all that, you know. तो आप वो कंडीशनिंग करते हैं आप बचपन से कि बेटी को कभी लगता ही नहीं कि ओके दिस इज माय होम. वो चीजें जो एक सोशल कंडीशनिंग जो सालों साल से चली आ रही है, वो खत्म होनी चाहिए. नाइस. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू यूपीएससी प्रिपरेशन. एंड आई थिंक ये इनसाइट जरूरी है, क्योंकि आई थिंक हम लोग जो इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, जो ऑडियंस अभी हमको देख रही है, आगे जाके दे आर द चेंज मेकर्स, क्योंकि इन्हीं लोगों को या तो इफ दे गेट सिलेक्टेड तो इन्हीं चीज़ों पे काम करना है, इफ दे डोंट तो भी अपने घर के अंदर तो इनको ये चीज़ें मैनेज करना ही है. राइट. यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं. जब प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पा रहा था, व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, और कैसे उस चीज़ से बाहर आके फाइनली यू क्रैक दिस? फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो मुझे लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई हैव टू चेंज समथिंग completely 180 डिग्री, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स में नहीं होना, एंड इट वाज वेरी लाइक मेंटली डिस्टर्बिंग ऑल्सो. तो मैंने
मैं फिर पूरा रिव्यू किया मैंने, तो आई फाउंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु बिगिन दिस प्रिपरेशन ऑल्सो गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। पहला तो मैंने देखा कि आई वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके। शुरू में तो यही समझ में नहीं आता था कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, तो आई स्टार्टेड एकदम शुरू में बिगनिंग में आई स्टार्टेड कटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम इट आर्टिकल। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, दिस अप्रोच इज रॉन्ग, इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये। फिर मैंने न्यूज़पेपर को कम टाइम देकर मैं मंथली मैगजीन्स पे आ गई कि चलो आई गेट अ सम अप ऑफ इट एंड दिस इज सो गुड कि सारा मंथ का उसमें पढ़ लिया। दैट ठीक। अप्रोच इज ऑल्सो रॉन्ग Okay. कि पूरी तरह मंथली मैगजीन पे रिलाई करना। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने देखा कि आई हैव टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने पेपर को पढ़ा और पेपर को बहुत सिलेक्टिव तरीके से पढ़ा कि आई विल ओनली फोकस ऑन दैट पॉइंट्स विच द यूपीएससी वांट्स मी टू फोकस ऑन। सो नो पॉलिटिकल न्यूज, नथिंग ऑफ दैट विच इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो सिलेक्टिव रीडिंग से ये हुआ कि 1 आवर में मेरा पेपर खत्म हो जाता था। Okay. Nice. तो दैट वाज वेरी गुड। अभी भी वो आदत पड़ गई है एंड आफ्टर मेंस आई स्टार्टेड रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स। देन इंटरव्यू के टाइम पर मैंने 3 न्यूज़पेपर्स पढ़े। Okay. तो वो आदत बन गई एंड सिलेक्टिव रीडिंग की। ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट आई विल बी रीडिंग। उसके बाद ये मेरी गलती थी जो मतलब आई करेक्टेड इट। सेकेंड कि वट एवर टॉपिक आई वॉज रीडिंग आई वेंट अ लिटिल इन डेप्थ इन टू इट। तो हाफ लेट आई रियलाइज दैट प्रोफेसर नहीं बनना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं Right. कि वो एक टॉपिक में गए, जैसे कोई भी एक टॉपिक है उसके एकदम डेप्थ में चले गए, उसमें नहीं जाना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना बुक में लिखा है, जितना सिलेबस डिमांड करता है। तो ये जो एक सिलेक्टिव रीडिंग की हैबिट होती है, ये ओवर द टाइम डेवलप होती है। नोबडी Right. कैन टीच यू। Hmm. आई थिंक दैट इज द थिंग। एंड आई थिंक मुझे जो समझ में आया चीज़ कि आपने एक प्लान बनाया कि मुझे ये चीज़ इस तरह से करना है, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसको एनालाइज भी आपको करना है कि इसको इवेल्युएट करके ये चीज़ सही जा रही है नहीं जा रही है। एग्जैक्टली, वेर एवर आई एम गोइंग हम्म, रॉन्ग तो उसको जल्दी से स्टॉप करना है। ऐसा नहीं कि नहीं हर अटेम्प्ट में हम उसी तरीके से दे रहे हैं। तो दैट इज समथिंग आई रियलाइज लाइक रेट्रोस्पेक्टिवली, अच्छा ये चीज यहाँ गलत हुई, ये चीज यहाँ गलत हुई। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेंस दिया है आपने और हाँ। फर्स्ट टाइम में क्रैक किया है। आई फील कि मेंस का कोड भी आपने क्रैक किया होगा, दैट्स द रीजन यू हैव क्रैक द एग्जाम। वो कोड बता दीजिए कि मेंस कैसे क्रैक होता है। मेंस में था कि लाइक लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, हम्म, तो जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आई जॉइन टेस्ट सीरीज ऑल्सो, देयर इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विजन। आई जॉइन द टेस्ट सीरीज ओनली फॉर जीएस, नो ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन। Okay. So, like it was, I think 12 or 15 tests were there, Hmm. but it was so far off from my home that I just gave around 6-7 tests, and I thought that okay, whenever even if I'm coming for one test, so for writing 3 hours, I'm wasting my entire day. So I stopped it क्योंकि मुझे Okay. लगा वो टाइम नहीं है, मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। राइट। तो मैं घर पे बहुत सेल्फ स्टडी में राइटिंग एंड ऐसे प्रैक्टिस, लॉट ऑफ जीएस राइटिंग, ये सब मैं करती थी। तो इट वाज फॉर मी, इट वाज कंप्लीटली आई थिंक 80% सेल्फ स्टडी। ओके। तो जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, PYQs हैं, लाइक स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट थिंकिंग। लास्ट में तो ये हुआ कि अराउंड व्हेन 10 days वर लेफ्ट, तो मैंने अब इतना टाइम नहीं था कि इतनी राइटिंग करेंगे, तो 10 days पहले मैंने क्या किया कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे थे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग द बॉडी ऑफ इट कि अच्छा Okay. ठीक है, ये पॉइंट्स इसमें होने चाहिए। आई ठीक। कैन लाइक कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स एंड आई कैन राइट इट ऑन इट। ठीक है। सो पूरा आंसर लिखती नहीं थी मैं, तो मेन पॉइंट्स लिख लिया। ठीक है। At least when the question will come and if it is on a similar note, so you can remember those main points. If not 100%, then certainly 80% you will remember. राइट। So like preparing beforehand, मेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कोई बहुत रैंडम क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेंस में। जितना रैंडम पीटी है, हाँ। वो उतना रैंडमनेस आपको मेंस में नहीं मिलेगा। तो मेंस में ये है कि यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस गुड लाइक आर्टिकल्स, आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, प्रेसी राइटिंग, बिकॉज द वर्ड लिमिट इज वेरी is there, so 200-250 words you have to keep practicing pressy writing. Third thing is time management.
बिकॉज अगर आपका 6-7 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन ने लिया तो यू विल लूज एन आंसर। राइट। तो मेरे साथ तो ये था कि मेरे को एक मतलब एक सिप करने का टाइम भी नहीं होता था वाटर, लाइक इतना जितने भी देर मैंने दिया एग्जाम तो मैं पानी भी पीने नहीं पीती थी, तो मुझे था कि मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वो एक टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम यू आर राइटिंग एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिल्डिंग अ मेंटल स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, सबसे वर्स्ट केस में भी क्या होगा, क्योंकि कभी कभी हम एक क्वेश्चन बचाने के लिए हम अपने 19 क्वेश्चंस खराब कर देंगे। राइट। तो आपको ये भी लेके चलना है, ठीक है लास्ट में अगर मेरा एक छूट भी गया, मेरे 19 आंसर्स तो बहुत अच्छे होंगे। तो राइट। एक चीज जो लाइक आई हैड एन इंटरेक्शन विद 2 to 3 यूपीएससी फेलियर्स जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। जब उनसे बात किया तो एक चीज ये भी मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जब हम बात कर रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के, नहीं बन रहे प्रीलिम्स के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट वो पैनिक आ गया कि 11th जो मेरे बस का था कि मैं उसको बना सकता हूँ, मैं उसको नहीं कर पाया। सेम गोज विद मेंस में भी कई बार ऐसा होगा कि आपने 2-3-4 क्वेश्चन देखे, आपको समझ में आया कि यार नहीं बन रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन सारे ऐसे थे जो आपकी किटी में थे जिसको आप बना सकते थे। तो पैनिक को भी मैनेज करना जरूरी है। पैनिक वही मतलब उस वक्त 3 आवर्स में आपको ये नहीं होना है कि अच्छा मैं तो बहुत लंबे आंसर्स लिख रहा हूँ एंड क्वेश्चन पेपर नहीं कंप्लीट होगा, तो आपने सारे अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो कि अच्छा जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट लिख कर आना है। जैसे मेरे साथ हुआ अभी जो पीटी मैंने दिया 23 वाला, तो उसमें ये हुआ कि दैट एलिमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रिमूव्ड बाय यूपीएससी। ठीक है। तो सारे वो एकदम अलग तरह का पैटर्न था, तो जब मैंने सेट देखा तो मैंने कहा अच्छा मेरा डिफरेंट सेट होगा। वो शुरू में ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं कि ओनली 1 इज राइट 2 आर राइट, मैंने कहा बाद में होंगे। तो आई जस्ट लाइक टुक अ कर्सरी व्यू ऑफ द पेपर, वो सारे क्वेश्चंस वही थे। दैट वाज अ मोमेंट ऑफ पैनिक ओके। सबके लिए, मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट्स के लिए हुआ। मैंने 2 मिनट पहले अपने आप को समझाया, मैंने कहा ओके जो है अब करके आओ, जैसा है पेपर तो बदलेगा नहीं, अब क्या करोगे, कुछ भी कर, जो करके आना है बेस्ट देना है। तो फिर मैंने बस स्टार्ट किया और मैं करती चली गई। सेम गोज विद सीसैट का पेपर देखा। मेरी आदत है पहले मैं मैथ्स अटेम्प्ट करती हूँ फिर इंग्लिश। तो मैथ्स के क्वेश्चन देखे तो मैथ्स की क्वेश्चंस वर अ लिटिल बिट लाइक टफ। तो 2-3 क्वेश्चंस मैंने करे तो उनके आंसर ही नहीं निकल रहे थे। तो मैंने कहा ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, 10-15 मिनट्स हैव पास्ड एंड 2-3 क्वेश्चन हुए हैं। फिर आई जस्ट स्विच्ड ऑन टू इंग्लिश कि चलो इंग्लिश में ये तो है ना कि आंसर तो आएगा। तो इट वाज वेरी लेंथी, 27 कॉम्प्रिहेंशंस केम एंड फॉलोइंग वन आंसर। ओके। मतलब 1 कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन, सो 27 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो 27 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके। तो आई स्टार्टेड डूइंग इंग्लिश, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करी है। ठीक है। उसके बाद में मैथ्स पर आई। तो मैथ्स को फिर मैंने धीरे धीरे अटेम्प्ट किया कि चलो देखते हैं। तो फिर मेरा सही रहा वो। ओके। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो पैनिक मोमेंट को आपको कैसे डील करना है। ठीक है मैथ्स आगे हाई लेवल की कोई बात नहीं, दूसरा अप्रोच करेंगे हम। देयर इज नो ऑप्शन ना। हाँ, वो आपको अटेम्प्ट तो देना ही है। बिल्कुल, तो बेटर है काम में से। बेस्ट। हाँ राइट। अब ये मेंटल स्ट्रेंथ आती कैसी है, मतलब ये रिजल्ट है बार बार अच्छी तरह से मॉक्स देने का, इसकी वजह से ये पैनिकनेस कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप बार बार मॉक दे रहे हो उसी एग्जाम पैटर्न वाले में, लेट्स से प्रीलिम्स और मेंस दोनों मॉक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे कई बार बाउंसर्स मिलेंगे। तो ये क्या मॉक टेस्ट से ये मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है? मैंने तो नहीं दिए मॉक्स। मेरा तो ये था कि मैं अपने घर पे ही ज्यादा पढ़ती थी। ठीक है। तो आई थिंक इट कैन वेरी, बट फॉर मी मेंटल स्ट्रेंथ केम फ्रॉम द एंटायर प्रिपरेशन। जब आपने इतना इतना पढ़ा है बार बार तो एक मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है। तो यू डोंट लाइक बिहेव लाइक अ बिगिनर, ऐसा चलो हाथ पैर एकदम कांप रहे हैं कैसे करेंगे, तो वो धीरे धीरे आ जाता है मुझे लगता है। विच मीन्स कि सिलेबस कंप्लीट अगर हुआ है और रिवीजन बार बार है तो मोर लाइक जितना आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, उससे अच्छे आंसर्स होते हैं। ऑप्शनल क्या था आपका? ज्योग्राफी। ओके। ज्योग्राफी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब कितना मार्क्स आए हैं आपके ऑप्शन के अंदर? Geography was good. I scored 290 and it was good. And because it was not like all mugging up. It had a scientific base also. ठीक है। So I chose this subject particularly for this reason कि उसमें सब learn नहीं करना है, सिर्फ उसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं. There are concepts. And geography is such a big optional. People who have that they will know that उसमें आपको एक तो मैप वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका,
तो मेरे ये अप्रोच थी मेंस में कि इन व्हाटएवर लाइक क्वेश्चन इट इज, अगर उसमें एक मैप आ सकता है तो आई यूज टू ड्रॉ इट। Okay. तो वो लेंदी हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक 2-3 सेकेंड्स में आप एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। Okay. तो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो जिस भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसमें एक मैप जरूर था, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया, स्पेशली इन इंडियन ज्योग्राफी। तो ये है ज्योग्राफी का। दूसरा है कि और क्लाइमेट पार्ट, एनवायरनमेंट पार्ट, ऑल दैट इज इंक्लूडेड। तो ये जो अलग से पढ़ना होता है वो दैट इज कवर्ड इन इट। ओके, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या यूज किए आपने मेंस के लिए, अगर पर्टिकुलरली बात करें? मेनली एनसीईआरटीज। ओके, NCERT is like the foundation, especially for geography 11th 12th NCERT. That was of much help. उसके बाद मैंने सविंदर सिंह पढ़ा, और कुछ मेरी नोट्स थी जो मैंने कोचिंग के टाइम पे बनाई थी वो, और मेनली मैं करंट बहुत पढ़ती थी। ओके, तो करंट पे बहुत अच्छा आपका मतलब फोकस होना चाहिए कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, तो वो आप जब आंसर में डालेंगे तो your answer will automatically get beautified. जैसे एक अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन है, बट इफ यू कोट अ वेरी रीसेंट अर्थक्वेक तो योर आंसर बिकम्स मैजिकल। राइट। तो इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास में एक एडिशनल एडवांटेज है कि आपने पहले यूपी का इंटरव्यू दिया है, उसको क्रैक किया है, तो ऑफ कोर्स आपके पास में कॉन्फिडेंस था। प्लस क्योंकि पहली बार अगर कोई एस्पिरेंट इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहा है तो पहली बार वो सीनियर ऑफिसर्स को देखता है। आपके लिए इट्स नॉर्मल, क्योंकि आप वो 3-4 सालों से वो लाइफ जी रहे हो। इंटरव्यू को लेकर कैसा एक्सपीरियंस था? क्या ऐसे सवाल भी पूछे गए आपकी जॉब, आपकी करंट जॉब को लेकर भी सवाल पूछे गए? वो पूरा एक्सपीरियंस बताओ। इंटरव्यू मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड पड़ा था, हम्म, और डेफिनेटली वो एंजाइटी होती है कि हम्म। दे कैन थ्रो एनीथिंग एंड योर इंटरव्यू कैन गेट इट टू एनी डायरेक्शन। डिस्पाइट बीइंग इन सर्विस फिर भी आपको एंजाइटी थी? बिल्कुल, क्योंकि मतलब जिस भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब इट डजंट मैटर कि अगर मैं स्टेट टैक्स से हूँ तो मुझसे स्टेट टैक्स ही पूछेंगे। ठीक है। दे कैन आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस, दे कैन आस्क मी एनीथिंग। तो वो एक एंजाइटी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस था, बट एक एंजाइटी थी कि व्हाट विल कम बेसिकली। तो when I entered, my interview was scheduled on 27 March. ठीक है। So when I entered the room, they were all very, they nicely treated me, and they were very cordial, and everybody was very smiley and all, you know. So that created a very conducive environment for me to speak. ओके। तो वो जो शुरू का जो 1-2 सेकेंड्स थे ना, वो एंजाइटी खत्म हो गई। तो वहां पे मैंने जितनी भी देर बोला तो आई स्पोक माई हार्ट आउट। तो वो अच्छा इंटरव्यू था मेरा, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो संजय वर्मा सर ने शुरू किया, फिर और सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। तो माय लाइक इंटरव्यू वेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ हॉबीज। तो उन्होंने 60 to 70% मेरी उर्दू पोएट्री की हॉबी से पूछा। Okay. And the rest of the questions, apart from 1-2 questions, they were about my second hobby, artificial intelligence and open source. So दोनों hobbies से ही मेरा था ज़्यादा। And apart from them, 1 to 2 or probably 3 questions were from foreign affairs. ओके, नाइस। अब जब हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बात कर चुके हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट लाइफ ऑफ एन स्टेट सर्विस ऑफिसर, क्योंकि आई वुड हैव विश्ड कि मैं अभी ऑफिसर सीरीज करने वाला हूँ इन द फ्यूचर। तो मैं सोच रहा था कि कई सारे ऑफिसर से बात करूँ कि उनके एक्सपीरियंस क्या होते हैं, क्योंकि अब जो एस्पिरेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे वांट टू बी एट द पोजीशन एंड चेंज द इम्पैक्ट दिस सोसाइटी एंड क्रिएट इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी। बट आप ऑलरेडी सर्विस के अंदर हो, कैसी लाइफ होती है एक स्टेट सर्विस ऑफिसर की? It is good, and I will always cherish this job because it was my first job. और बहुत cordial मुझे अपना ऑफिस मिला। In fact, all my seniors were very good to me. They were always like motivating me to go for higher services. Okay. तो एक वो था। और दूसरा, अगर हम particularly life की बात करें तो yes, there are a lot of challenges, especially in the department which I was working, I am currently working in, state tax. So उसमें एक रहता है कि you have to like work actively because the government wants revenue. So you cannot have a like laid back life कि अच्छा ठीक है। तो there is a pressure and there are targets to fulfill. So there are like 3-4 wings of our department. I was in the Supreme Court wing. Okay. So that there was not so much pressure. We had to deal with
the cases of the taxation from all the 75 districts of UP which are pending in the Supreme Court. Okay. So only the Supreme Court wing is only in Ghaziabad because Ghaziabad is near to Delhi, near to Supreme Court. So we had to manage that. So there was not much pressure in this wing, but in the rest of the wings, like the people who are posted in sector and all, so they have a revenue target. They have targets to fulfill. So Okay. that is challenging in itself. Did you enjoy your job? Very much. Like, अगर हम बात करें कि like we had a talk on UPSC and everything, spirituality, are you connected with spirituality in any way? Lot. My no day ends up without meditation, without like connecting with God. So that is a part and parcel of my life. Okay. और इसने हेल्प किया आपको प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा, बेहद. हम्म. क्योंकि जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो when I like bowed down before God, तो मुझे होता था कि okay, that the end thing is different, you know. This is just a temporary world, and you know, everything we have to do in this world will ultimately, you know, end up, and it will end. And that like released all my stress because this is not the world we are like destined for. So that thing, no, everything is temporary, everything is ephemeral, everything is bound to end. So that thing, you know, kind of helped me कि अच्छा इतना भी मत भागो चीजों के पीछे. अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है that it can take your the peace of your life. यूपीएससी एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगती है? सबसे खूबसूरत, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइक एंटायर प्रिपरेशन यूपीएससी की कि it has given me the perspective of looking differently at the things and situations. You know, it gives you another lens of viewing things. It's not like कि अच्छा ठीक है एक लेमैन की तरह हम एक चीज को देखेंगे. You know, the depth, the angle, the nitty-gritties of any situation, you get a different way of living. You know, you get a very different perspective of looking at things. तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज मैंने सीखी है. अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जो सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनका रूटीन थोड़ा अलग होता है. राइट. बट आप क्योंकि एग्जिस्टिंग जॉब में हो, आपका रूटीन क्या था? अगर मैं इफ आई may ask. I used to like get up for my like get up at around 9 o'clock. ठीक है. Sorry, I used to get up at around 8 o'clock. Then I used to like get ready for my office. Then I went to office, and during my journey, I used to utilize my time. And in the office also, whenever like I was a bit free, so I always used to carry books. तो न्यूज़पेपर कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर ही कवर कर लेते थे. ठीक है. तो वो छोटा छोटा टाइम स्लॉट्स को यूज करना, एंड टू द लिमिट. इस साल पर्टिकुलरली ये था कि जैसे मेरा एक विजिट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है, एंड आई एम वेटिंग इन हिज क्लिनिक फॉर लाइक 15 मिनट्स. तो मैं अपने बैग से न्यूज़पेपर निकाल दी थी, एंड आई यूज टू कवर इट कि अच्छा चलिए वाई टू वेस्ट दिस टाइम. इस साल मैंने ये चीज़ों को बहुत मैनेज किया. एंड देन मैं लाइक अराउंड जब शाम में घर आती थी तो आई यूज टू लाइक टेक रेस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, फिर से पढ़ाई में लग जाना. तो पूरा फिर मैं आई यूज टू स्लीप वेरी लेस, क्योंकि मुझे ये रहता था कि इफ आई एम गिविंग माई होल डे टू माई जॉब, व्हेन विल आई स्टडी. तो आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 3. ओके. सो बहुत कम सोती थी मैं. तो 3 तक मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती थी. एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जो they never used to even knock my door. They used to text me, living in the same room, same home. तो मुझे टेक्स्ट करते थे कि अच्छा अरीबा, if you are free, you can come here for 2 minutes, 3 minutes. That kind of respect they showed for my study. You know, that is tremendous. And I think I would not have even been able to qualify any exam if that support I did not even get from my parents. So दैट वाज ट्रेमेंडस. तो खैर फिर वो इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मुझे मिला घर में कि कोई नॉक नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. फोन आके, क्योंकि ऑफिस में यू नीड फोन, तो आके फोन तो साइलेंट करके रख देना है. फोन से कोई मतलब नहीं है. फिर एकदम एक छोटा सा सर्कल, 4-5 फ्रेंड्स,
जब कभी मन हुआ या देयर आर मोमेंट्स यू फील लो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, तो वो टाइम पे दोस्तों से बात कर लेना और उतनी ही बात करना जितना आपके पास टाइम है। फिर वापस से पढ़ाई में लग जाना। तो 3 बजे तक मैं पढ़ती थी अपना, और मेन फोकस, क्योंकि आई वाज स्टडीइंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, तो मेन फोकस मेरा करंट अफेयर्स पे रहता था। लाइक इन द लास्ट ईयर करंट अफेयर्स का ज्यादा था मेरा, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो मेरे कवर्ड थे। तो इट वाज जस्ट लाइक ब्रशिंग अप दोज सब्जेक्ट्स, बट रेस्ट ऑफ द फोकस वाज ऑन करंट अफेयर्स। नाइस। अच्छा, जब रूटीन की बात होती है तो वी यूजुअली टॉक अबाउट रूटीन्स विद, मैं जितने भी फीमेल टॉपर से मैं बात करता हूँ तो एक एंगल में समझने की कोशिश करता हूँ कि एज आई टोल्ड यू ऑफ द कैमरा कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वहील। नाउ वहील पे जब से हम काम करने लगे तो अर्लियर मुझे नहीं पता था कि पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम्स किसी किसी फीमेल को होती है। तो आई हैव माई सिस्टर्स लाइक कजिन सिस्टर्स, पर पहले हमने कभी मतलब कई बार फीमेल्स या मेरी बहन का मूड स्विंग्स होते थे तो वी डोंट रियलाइज कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये सडनली इतना चिढ़ क्यों रही है। बट इवेंचुअली जब बड़े हुए व्हेन आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट तब मुझे पता लगा कि यार ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हम बात करें किसी मेल एस्पिरेंट की तो वहाँ पे उनके पास 30 दिन होते हैं महीने के प्रिपरेशन के लिए, बट ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स को एक हर महीने क्रैम्प्स के थ्रू या इरिटेशन वाले दिनों से निकलना पड़ता है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि उसके साथ कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई? Yes, and I would really like to congratulate that you are doing such a great job. Yes, there are difficult days, and that is driven from hormones. They get imbalanced during that time. So I think all women who are like studying any subject, any preparation of any exam, they are like they become very expert in managing all these things. So for me, yes, there were difficult times, but I used to like keep that pace. There were some days I was not able to study a lot because you sleep a lot during those days, and you don't you lose your appetite. But you can always, for women aspirants, I would say, you can always like change the subjects which you are studying. I used to switch them. Okay, I'm finding some subject very boring, so I'm like feeling more sleepy, so I can read something very interesting, a topic which interests me. Got it. So that was my approach. दैट्स वंडरफुल। ऑलराइट अरीबा, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई फील कि ऑडियंस ने भी इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा क्योंकि नए इंसाइट्स आपने दिए हैं, साथ ही जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करना, और स्पेशली वुमेन को लेकर जो आपने बात की, आई फील कि वो हर फीमेल एस्पिरेंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट? Thank you so much, and it didn't even feel like a conversation. ऐसे टाइम पूरा कट गया, and thank you for inviting me. And I would request that whoever is listening to this podcast, that उसमें से अगर कुछ भी बातें अच्छी लगी हो तो just try to implement it. And UPSC is not impossible, and just that it demands discipline. And I would just say in the end that there are two things in life. One is motivation, and other thing is discipline. Motivation can make you enter this this preparation, but discipline is what will make you through it. Oh, Right. Motivation is very temporary. I speak, and we are speaking, and people are watching, and they can get motivated and they can study at like 4 hours continuously. But discipline is something which will remain with you. The motivation will diffuse and disperse, but but discipline is here to stay. कि मुझे सुबह उठना है तो उठना है, no motivation needed, करना है तो करना है. right. So because it's a marathon, this exam is a marathon, so discipline will take you forward. Before ending this podcast, I need to talk about something. As you said, discipline. तो क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन तब आता है when you have the strong reason to enter into this process, कि जब आपका why clear है कि I want to do this preparation for this things, तब वो डिसिप्लिन थोड़ा सा without any motivation by default आता है? बिल्कुल, like seeing like Arjun was seeing only the eye, that kind of targeted approach towards life. कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे मछली की आंख दिख रही है, Right. वो वाला जो अप्रोच है वो फॉलो करना है. और एक वाई, जैसे आपने कहा, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी के आपने कहने पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आई थिंक इट विल बी नियर टू इम्पॉसिबल कि आप इतना मेंटल स्ट्रेंथ रखें और एग्जाम निकाल लें, ये यूपीएससी जैसा एग्जाम.
तो आपका एक वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि ओके आई वांट टू एंटर द सर्विस फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन एंड आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग टू अचीव इट। ये एनीथिंग वाली जो चीज है वो आपको ले जाएगी आगे। करेक्ट। एक चीज़ और अगर इसमें मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर इसमें डेप्थ में जाया था, तो देर आर मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो लेट्स से इफ दे आर अनअवेयर विद द प्रोसेस, और वो इस एग्जाम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एक लग्जरियस सा देख लिया है कि आईएएस ऑफिसर का भोकाल, या वीडियोस देख लिए, मोटिवेशन हो गए, किसी टीचर का कोई वीडियो देख लिया जहाँ पे शायरी बोल दी जा रही है, और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन हो चुका है, एंड दे इंटर्ड इनटू द प्रोसेस। 1 साल 2 साल जब होता है तब रियलाइज होता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, कि एग्जाम निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था, वो डिसिप्लिन आ नहीं पाया, और एग्जाम प्रोसेस को समझ नहीं बन पाई। ऐसे एस्पिरेंट्स को आपका क्या एडवाइस होगा? आपने बिल्कुल सही बात की कि ये बहुत ट्रेंडिंग चीज हो गई है कि पावर आपको लेकर आ रहा है वहां पे कि लग्जूरियस लाइफ और पर्क्स हाँ। आपको लेकर आ रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी टेम्पररी, वेरी एफेमरल, and that will diffuse in like if not in months, in years it will diffuse। और अगर आपने एग्जाम क्रैक भी कर लिया उस मोटिवेशन के साथ कि पर्क्स एंड लग्जरी है, you will not be enjoying your service। I know such people who have qualified exam like seeing this luxurious life, but वो enjoy नहीं करते सर्विस को, क्योंकि सर्विस में ऐसा इतना नहीं होता है जितना वो शो किया जाता है। आपको बहुत मौका मिलता है काम करने का, और अगर आप काम की वजह से नहीं आए हैं ना, तो यू विल लूज दैट इंटरेस्ट इन डूइंग दैट सर्विस। क्योंकि आप जब फील्ड पर आएंगे या आपको जो भी पोस्ट ऑफर होगी, तो आप लग्जरी ढूंढ रहे होंगे हर जगह, बिकॉज दैट वाज मोटिवेशन फॉर यू, तो वो आप इंटरेस्ट वहां लूज करेंगे फिर। That's nice. Thank you so much once again थैंक यू सो मच। for joining us on Indian Aspirant Show. Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. I am 100% sure कि इस podcast से बहुत सारी learnings आपने ली होगी। Make sure कि जो best parts है हमें comment section में ज़रूर बताएं, और आने वाले टाइम में हम और क्या बातें इस podcast पे करें वो भी हमें comment section में ज़रूर बताएं। Thank you so much once again. Make sure to subscribe Indian Aspirant Show and share this episode with all of your friends. Thank you so much, ma'am. थैंक यू।